नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का ताकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया था एंड वेक्टर के बारे में समझा था, जाना था, ठीक है। और क्वेश्चंस भी किए थे और कंसेप्ट को भी, बेसिक कंसेप्ट को भी जाने थे, वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। एंड उससे संबंधित अपन क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, या उसको बोले तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है ये। इसमें आपको थोड़े से प्रॉपर्टीज को जानने होते हैं, थोड़े से कंसेप्ट को समझने होते हैं एंड फिर इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है डॉट प्रोडक्ट आपके लिए। सिंपल सा बात है ये, बहुत ही सिंपल है अगर आप इसे थोड़ा ध्यान देके समझे तो। चलिए दो वेक्टर हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर ए एंड ये वेक्टर बी है आपके लिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपके सामने क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, मान लेते हैं अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अपन थीटा मानते हैं, ठीक है। तो इन दो वेक्टरों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, क्या लेते हो, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो कैसे आएगा बताइए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपके सामने आएगा जैसे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आएगा आपके सामने क्या, ए बी कॉस थीटा। क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ध्यान रहे इस बात का कि यहाँ पे अपन कौन सा एंगल लेते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, तो कॉस वाला लेते हैं, ठीक है। जबकि स्केलर प्रोडक्ट, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में अपन या क्रॉस प्रोडक्ट में किसका लेते हैं एंगल, तो साइन थीटा का लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ए और बी किसको डिनोट कर रहा है, ये बात बताइए मुझे, ये ए और बी किसे डिनोट कर रहा है, इस बात को समझाइए, है ना। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि ये जो है आपके लिए वेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है, और ये किसको डिनोट करता है, स्केलर को, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है तो उसमें जो एरो का साइन है उसके डायरेक्शन को शो करता है, जबकि ये ए जो है उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ओनली अगर सिंपल ए आता है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। हर बार हम मॉड नहीं लगाएंगे, इस बात को आप समझ लेना, ठीक है। हालांकि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि देखिए ए क्रॉस सॉरी डॉट ए डॉट बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी वेक्टर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखिए इसी चीज की तो वैल्यू ए होती है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बी होती है, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या आप लोगों को कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कैसे करते हैं ना। अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपके सामने निकल के आएंगे, जो कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज वनली और वनली केवल और केवल कॉस थीटा पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, आपको मैं आगे बता रहा हूं कैसे, समझिए इस बात को। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूं आप लोगों के लिए और उसको समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज आपके सामने है, इस बात को समझिएगा। मैं इसका आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि ए डॉट बी की वैल्यू जो है आपके सामने एक बार तो ग्रेटर देन जीरो हो सकती है ना। सेकेंड स्टेप में देखिए ए लेस देन क्या हो सकती है, जीरो, है ना। और इक्वल टू जीरो होने का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। खैर चलिए, अगर मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी, ए को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किससे, बी से, तो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे डिपेंड करता है थीटा पे, क्योंकि देखो ये दोनों पॉजिटिव है ना। और कॉस थीटा आप बोल सकते हो क्या कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है ना, बोल सकते हैं ना, कॉस 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे थीटा है वो कैसा थीटा है बताओ, तो बोल सकते हैं थीटा इज एक्यूट एंगल। अभी यहाँ पे ए डॉट बी जो है आपके सामने डॉट प्रोडक्ट में अगर लेस देन जीरो है, यानी कि वो क्या है बताइए आपके सामने, तो बोल सकते हो 90 से 180 के बीच में होगा या फिर ज्यादा होगा, तो ऑब्ट्यूज एंगल की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं कि थीटा इज ऑब्ट्यूज। एंड ए डॉट प्रोडक्ट बी अगर जीरो के बराबर आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस थीटा क्या है बताइए,
कॉस थीटा 90 डिग्री पे आपके सामने क्या आता है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन में ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं बोलूं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड पॉइंट में आप ऐसे ले लो कि ए डॉट बी अगर 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस दोनों, चाहे आप इसको ऐसे सोच लो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बोलो क्लियर है कि नहीं है ना। ये तीनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ए डॉट बी यानी कि ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे थीटा जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है। अगर लेस देन आता है तो बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो बोल सकते हो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। देखिए ये वाला जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने बहुत बार पूछता है कि बताइए चेक कीजिए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल है ना। तो पैरेलल का तो कंडीशन अपने को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। परपेंडिकुलर का कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉस जो है 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कॉस 90 0, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए ये है, चौथा पॉइंट देखिएगा कि अगर दो सेम वेक्टर को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो बोल सकते हैं कि ये किसके, तो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझ लेना आप लोग कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी, है ना। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को समझना। और ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सामने अगर वेक्टर से क्वेश्चन आते हैं तो चार ऐसे आपके सामने चार रिजल्ट दे दिए जाएंगे, उसमें से बोलेगा कि कौन से सही है, एक या दो दोनों, 1 2 3 दोनों, या कोई नहीं, या चारों, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं जो आपको समझना होगा, ठीक है, समझ के चलना होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखिए, छठा ये है आपके सामने कि अगर वेक्टर ए को वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से क्या कर रहे हैं, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी। क्लियर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक समझने में आप लोगों को? नहीं, आई थिंक नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में एक दो बातें और भी होती है ना, उसको समझना, और क्यों होता है ऐसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को तो पता है आई कैप क्या है ना, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, ठीक है। तो अगर आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करो, है ना, इज इक्वल टू के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा बताइए, 1 आएगा, है ना। यहां से अब ये सोचोगे क्यों आएगा ऐसा 1, तो मैं आपको बता दूं कि i इंटू आई, इन दोनों के बीच में अगर बात कीजिए तो यूनिट वेक्टर है, सबसे पहली बात है ना, यूनिट वेक्टर है। तो एक बात बताओ आप, i इंटू आई के बीच में एंगल कितने बनेगा, तो बोलेंगे cos 0 बनेगा, है ना। cos क्या बनेगा, 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए आपके सामने क्या आएगा, 1 आएगा। और खासकर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जो बात बीच की आती है cos थीटा की, किसकी आती है, cos थीटा, तो उस कंडीशन में cos थीटा क्या होगा, 1 होता है। क्यों, क्योंकि cos 0 किसकी वैल्यू होती है, 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रहे कि ये डॉट प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, इसी में आप एक कंसेप्ट और देखिएगा, 9th नंबर, वो कंसेप्ट क्या है कि आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप, है ना, एंड के कैप इंटू आई कैप।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। आप पूछोगे 0 क्यों होगी? 0 इसलिए होगी क्योंकि कोई भी दो एक्सिस अगर बात की जाए, जैसे ये रूम है, ठीक है, तो देखो रूम के किसी भी कोने को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक तो जो फर्श होता है उसकी लंबाई चौड़ाई, ठीक है, तो एक लंबाई को आप मान लो x, चौड़ाई को मान लो आप y, ठीक है, मान लिया लंबाई को हमने मान लिया x एक्सिस, चौड़ाई को मान लिया y एक्सिस। और एक छत की तरफ भी कोने से दीवार जाती है, आप लोग देखे होंगे, है ना, तो कोने से दीवार जाती है उसको मान लो आप z एक्सिस। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है कि चारों जो आपके सामने जो तीनों फलक आ रहे हैं, ठीक है, एक फर्श का, एक लेफ्ट साइड मतलब कि लंबाई वाले दीवार का, एक चौड़ाई वाले दीवार का, तीनों एक्सिस जो आपके सामने आ रहे हैं वो प्रत्येक एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। समझ रहे हैं ना इस बात को? और cos 90 कितनी होती है? 0 होती है। और ये आई कैप, जे कैप, जे कैप, के कैप, ये किसको दर्शाता है बताइए? ये एक्सिस को दर्शाता है। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था। कैसे? मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ये है, ये आई कैप है ना, ये आपके लिए जे कैप है, और ये क्या है? के कैप है। तीनों जो हैं एक दूसरे से होते हैं 90 डिग्री पे। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए इनके प्रोडक्ट क्या आएंगे? 0 आएंगे। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे? यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब इस देखिए आपके सामने अगर बात की जाए 10 नंबर कंसेप्ट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, A1 B1। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर? तो ऐसे इसलिए मैं वेक्टर A को ऐसे डिनोट करता हूं, ठीक है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है, एंड वेक्टर B को मैं ऐसे डिनोट करता हूं B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। अब यहां से आप कंसेप्ट समझना। देखिए जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे ना, क्वेश्चन करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा सा ध्यान दो आप, तो एक बार A1 के साथ में B1 को करूंगा, एक बार A1 को मैं B2 के साथ करूंगा, एक बार A1 को मैं B3 के साथ करूंगा। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब ये I में I से गुना होगा तो 1 आ जाएगा, तो A1 और आपके सामने क्या बचेगा? B1 बचेगा। लेकिन जब AI कैप इंटू B2 जे कैप की बात करें तो A1 और B2 तो चलो ठीक है, स्केलर है, इसकी बात छोड़ो, I कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके सामने क्या बच रहा है कि सिर्फ और सिर्फ I का I के साथ, J का J के साथ और K का K के साथ, है ना, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपके सामने अगर ऐसी बात आती है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप क्या करोगे? तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। समझ रहे हो ना आप बात को? यानी कि आप ऐसे देखो कि A1 को B1 से, A2 को B2 से, A3 को B3 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपके सामने, ठीक है। समझ में आ रहा है? तब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आप बताइए कि एक बार तो आपने A डॉट बी का तो बताया A B cos थीटा, एक बार आपने यहाँ पे A डॉट बी का बताया A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो देखो दोनों का यूज होगा, मैं बता रहा हूँ। डिपेंड ये करता है कि आपके सामने पूछ क्या रहा है ना। दोनों का लिखने का तरीका अलग है, दोनों अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। बात समझ में आ गया क्या? कभी ये सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करेगा आपके लिए? तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपको किस वे में जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है, उसी हिसाब से अपन चलेंगे आगे ठीक है। आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं, 11th नंबर, ठीक है। अगला कंसेप्ट आपके सामने क्या है कि अगर आपको मान लेते हैं एंगल निकालना है, ठीक है, cos थीटा, cos थीटा निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? देखो, तो आप करोगे cos थीटा, याद है ना आपको फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था बताइए? वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा, अगर थीटा निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। तो आखिर इसका यूज तो करना पड़ेगा ना अपने को, तो इसीलिए तो हमने ये चीज बताया आपको। समझ में आ गया? तो आप लिख सकते हैं इसको कैसे? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड उसको शो कर रहा है,
ए और बी किसको शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो आप अगले स्टेप में ऐसे सोच सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे बताइए? a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 अपॉन के अंदर a डॉट बी किसको करेगा? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो स्टार्टिंग क्लास में बताया था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, है ना, प्लस b3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अगर आपको एंगल निकालना है किसी दो वेक्टर का तो आप एंगल ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? कैसे निकालेंगे? a1b1 प्लस a2b2। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे कंसेप्ट पे, क्वेश्चन करा के आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। फिलहाल तो आप फार्मूला पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? तो ये भी पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया तो अगला पॉइंट आप देखेंगे 11th के बाद से 12th नंबर। अगला पॉइंट आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इसको समझो, ये क्या होता है पहले समझो। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आएगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूं वैसे समझ लो आप लोग क्या आएगा। तो सबसे पहले तो जिन दो वेक्टर की बात कर रहा है आप उसका ऊपर लो डॉट प्रोडक्ट। और सुनो मेरी बात ध्यान से, आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब कि जिस वेक्टर पे आपको किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है आप उस वेक्टर के मॉडुलस से भाग दे दो। यानी इस बार हमें किससे निकालना था? तो वेक्टर बी पे निकालना था। जिससे भी निकालना है आप उसके मॉडुलस से क्या करेंगे? तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको ऑन वेक्टर बी पे करना था। किस पे करना था? वेक्टर बी पे। तो हमने मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को तो आप पहले डॉट प्रोडक्ट लो, और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? तो अपन ऐसे ले लेंगे। जहां पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अपन ऐसे लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे? अगर यही बोलता कि लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, समझ में आ रहा है? तो हम किससे भाग करते हैं? तो ए से भाग करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से भाग करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है ना? तो अब आइए आगे कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कुछ और कंसेप्ट हैं आपके लिए, इसको देखिए। अलजेब्रिक कंसेप्ट इसको बोलते हैं। अलजेब्रिक कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अलजेब्रिक कंसेप्ट क्या है कि इफ फर्स्ट नंबर, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन, ये चीज मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले प्रैक्टिकली समझाया था, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? ये भी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, है ना? अगर इफ बात करें, यदि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, देन तब क्या होगा बताइए? तब क्या होगा आपके सामने कि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, है ना, कोऑर्डिनेट था, ये भी एक तरह से क्या है? कोऑर्डिनेट ही शो कर रहा है, बट ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। जब हम 2D पढ़ रहे थे तो जो भी चीजें पढ़ रहे थे वो हम प्लेन पे पढ़ रहे थे। अब हम जब वेक्टर या 3D की बात करते हैं तो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं? स्पेस की बात कर रहे हैं, बट शो तो कोऑर्डिनेट ही कर रही है ना? तो उस कंडीशन में जब दो लाइन पैरेलल होते थे तो क्या कंडीशन होता था? a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2। ये अपन 10th में ही पढ़े। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि दो आपके सामने वेक्टर अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस की बात मत सोचना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इस चीज को समझ सकते हो कि इनके जो रेशियो होते हैं स्केलर्स के वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी मैग्नीट्यूड के रेशियो इक्वल होंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो आइए चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है आपके लिए? तीसरा पॉइंट कुछ खास नहीं है, जो कि हम लोग बचपन से जानते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी मॉडुलस का स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है,
आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट आता है तो इसलिए यहाँ पे cos थीटा लग जाता है, ठीक है। 2ab cos थीटा होता है, थोड़ा सा अंतर है बस, है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। अगर यही रहता कि वेक्टर a डॉट, सॉरी माइनस का साइन दे दो यहाँ पे, होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है, माइनस 2ab cos थीटा। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, कोई डाउट नहीं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहा हो, कितना नंबर पॉइंट था ये, 4। चलिए 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां आपके सामने ये है कि अगर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर, तो अलजेब्रा में अपन क्या पढ़ते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्लस 2ab cos थीटा एंड माइनस 2ab cos थीटा कट जाएगा एंड आपके सामने क्या बचेगा, तो ये बचेगा ना। 6 कंसेप्ट देखिए, अगर माइनस का साइन हो तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर अगर हो तो इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, तो 4ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4ab। क्लियर है, चलिए आइए अगला कंसेप्ट देखते हैं। यहां से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को समझिएगा। हालांकि यूज आपके लिए नहीं है बट समझ लीजिए कि यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इक्वल आ रहा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b, उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, ये कब होगा ऐसे बताओ, ये तब होगा जब आपके सामने बोल सकते हैं कि वेक्टर a जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b के, ठीक है। क्लियर है, अगला कंसेप्ट आप देखिए 9th कि यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b है ना बराबर है वेक्टर a मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b के, तो इस कंडीशन में आपके सामने क्या आएगा बताओ। इस कंडीशन में आपके सामने होगा कि वेक्टर a जो है पैरेलल है वेक्टर b के, ठीक है। क्लियर है, अगला कंसेप्ट एक देख लो लास्ट, ठीक, उसके बाद अपन आएंगे क्वेश्चन पे। अगला कंसेप्ट आपके सामने क्या है कि वेक्टर a है ना एंड प्लस वेक्टर b का अगर होल स्क्वायर की बात करें तो क्या आएगा बताइए, कि मॉड ऑफ वेक्टर a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर। देखिए आप इन सब चीजों को अलजेब्रा से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वल आता है इसका मतलब क्या होता है कि वेक्टर a जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2ab cos थीटा आएगा और जब cos 90 क्या हो जाती है, 0 की बात करती है ना। यहां पे अगर बात करें क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी यहां तक। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। देखो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लो एक बार, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये जो कहने को ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। आपसे एक बात मैं बता दूं, ध्यान से देखो, ये डॉट प्रोडक्ट की बात, ठीक है। इसमें कितने बेसिक से अपन ने इसको स्टार्ट लिया, ठीक है। हर एक छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास किया, क्यों होता है कैसे होता है ये भी समझने का प्रयास किया, ठीक है। आपसे मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आता है वेक्टर से आपके एग्जाम में तो एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब एग्जामिनर हो सकता है कि आपसे डॉट एंड क्रॉस दोनों का एक कॉम्बिनेशन पूछ ले, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को अगर करना है तो आपके दोनों की बारीकियों को समझना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन आएंगे, मे भी दोनों के रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन तभी आप स्थापित कर पाएंगे ना जब आप उनकी बारीकियों को समझेंगे, जब उस संबंध की गहराइयों से आप गुजरे होंगे। क्लियर है, तो इसलिए इस
कंसेप्ट को आप बड़े ही ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना और कोशिश ये करना, जैसे देखो 90% कंसेप्ट का तो मैंने रीजन बता दिया है, ठीक है, बाकी जो छोटे छोटे रीजन है वो आप खुद पता लगाने का प्रयास करना, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे अच्छे से। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? तो आइए अब हम डॉट प्रोडक्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन करके कुछ 10-15 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके लिए, समझिए। मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग करने का प्रयास करना, ठीक है, फिर अपन करेंगे। क्वेश्चन लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके लिए, 3 दे रखा है, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। एंड आपके सामने मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1 दे रखी है, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड कर रहा है, देन आपसे फाइंड करवाना चाहता है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझने का प्रयास करें, ठीक है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिंपलिस्ट मतलब कि जो बहुत ही आसान सिंपल तरीका है ना, ठीक है, उसको अपन टच करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था फार्मूला, थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे पीछे जाके, मैंने ऐसे कुछ बताया था कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ खास ऐसा ही बताया था मैंने। ये ए किसको डिनोट कर रहा है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए को डिनोट कर रहा है, बी किसको डिनोट कर रहा है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी को डिनोट कर रहा है ना। आपके सामने 3 चीजें दे रखी हैं, चौथी पूछ रही है, और ये चारों के बीच रिलेशन कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। ये चीज आप अलजेब्रा में भी देख सकते हो, है ना, और वेक्टर में भी देख सकते हो। तो चलो जो जहां पे है उसकी बात वहां पे कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो अपन इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1। अपने को इसको निकालना है, निकाल लेते हैं। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ ए कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। मॉड ऑफ बी कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, बोलो अगले स्टेप में बोल सकते हैं कि 16 और 25 गुना कितना हो गया, 50। 50 में से ये एक जगह कितना बचेगा, 49। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर 49, यानी कि कितना आएगा, 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना आएगा, 7 इज इक्वल टू 7। ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो देखो ऐसे आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, हिट करेंगे। समझ में आया। यहाँ ऐसा नहीं कि डॉट प्रोडक्ट लगाने लगे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा वो, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आप इसको कर सकते हैं, है ना। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखो आप। अगला क्वेश्चन है कि इफ, यदि, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस लेंडा जे कैप प्लस के कैप एंड, और वेक्टर बी किसे डिनोट कर रहा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, आपके सामने क्या दे रखा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। चलिए अब एक बात को समझिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिए यहाँ पे कि वेक्टर ए आपके सामने दे रखा है ना, और वेक्टर आपके सामने क्या दे रखा है, बी भी दे रखा है ना। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दे रखा है और कुछ बोल नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या है।
ये आपसे ऐसे ही बोल सकता था कि ए और बी पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ऐसा कुछ बोल सकता था, ठीक है, लेकिन बोला नहीं है। अपने बात को उसने एल्जेब्रिक कंडीशन में क्या किया, रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है, और वहां पे उसने ये लिखा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब बताइए, जिस बच्चे को ये क्यों होता है ये पता रहेगा तभी वो बंदा सवाल कर सकता है इसका। तो ये तभी होता है जब कि वेक्टर ए पैरेलल होता है वेक्टर बी के, और थोड़ा देर पहले मैंने ये बात आपको यहाँ पे बताई थी, जब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो आइए, अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ पढ़ा है, कंसेप्ट को ध्यान से समझा है, ठीक है। इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करोगे, याद करोगे, समझने का प्रयास करोगे। दूसरी बात यह है कि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट का अप्रोक्स 90% कंसेप्ट का आपको रीजन बता दिया है। जो 10% बच रहे हैं उसका रीजन आप खुद पता करने का प्रयास करोगे, और जब आप ऐसा प्रयास करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने इफ दे रखा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है, एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है ना। देन आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए, ऐसा सवाल आपके सामने तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो तरीका तो बहुत है करने का, है ना, लेकिन हम उस तरीका को यूज करेंगे, उस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे जो तरीका आपके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ समय को कम लेता हो, ठीक है, ताकि एग्जाम में आना और करना दोनों में अंतर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समय के अंदर करना है, क्योंकि आपके पास जो होता है ग्रुप एक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, समय कम होता है, और एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए, इस चीज़ को हम अलजेब्रा के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, अलजेब्रा के थ्रू तो ऐसे कर सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, बोलो। बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला ये है। अब जो जहां है वहां रख दो। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, क्लियर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसका अपने को फाइंड करना है ना, तो फाइंड जिसको करना है उसको आप अलग लिख लो, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 50। देखिए 50 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 49। तो अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हो कि मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये रहा आपका आंसर, क्लियर है, ये क्या आपका आंसर है ना। तो देखिए, इस चीज को अपन 2-3 स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहें तो थोड़ा सा समझ के चले तो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। इतना सा अगर बात आपको समझ में आ गया तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इफ है ना, वेक्टर ए की वैल्यू आपके सामने दे रखी है कितना, तो आई कैप प्लस लेंडा जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड वेक्टर बी आपके सामने क्या दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये आपके सामने 2 वेक्टर दे रखे हैं, एंड आपके सामने क्या पूछ रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू आपके सामने मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये आपके सामने दूसरी बात है ना। देन द वैल्यू ऑफ लैंडा इज व्हाट, आपके सामने फाइंड करना है लैंडा की वैल्यू। अब देखिए यहां पे समझने का प्रयास करेंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने 2 वेक्टर दे रखा है। कौन से 2 वेक्टर दे रखे हैं,
तो वेक्टर ए दे रखा है आपके लिए एंड वेक्टर बी दे रखा है, दो वेक्टर दे रखे हैं। अब दोनों वेक्टर किस स्थिति में है ये आपको पता नहीं है ना, लेकिन जैसे ही सवाल के दूसरे लाइन में अपन आते हैं तो क्या देखते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। एक कंडीशन आपके सामने दे रखा है। अब जिस बच्चा को ये कंडीशन पता नहीं होगा वो सवाल कर ही नहीं पाएगा। कंडीशन मैंने आपको बताया था, जैसे देखो ये कंडीशन किसका है बताओ। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो मतलब ये होता है कि दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। दो वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। और मैंने स्टार्टिंग क्लास में आपको क्या बताया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि उनके स्केलर पार्ट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे आई कैप का रेशियो 1 है, कोफिशिएंट वहां पे भी 1 है, यहाँ पे जे कैप का लेंडा, यहाँ पे जे कैप का 1, वहां पे के कैप का 1 एंड ये 1। तो बताइए यहाँ से लेंडा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इस किसी बच्चे को अगर ये कंडीशन पता नहीं है तो कर ही नहीं पाएगा, और जिसको पता है उसके लिए 10 सेकंड भी ज्यादा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखते ही वो आंसर लगा सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो कंडीशंस पे ध्यान दे, बेसिक क्लास को समझ के चले। क्लियर है, तो आइए अगले कंसेप्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि इफ है ना वेक्टर ए इज इक्वल टू, कुछ कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपके सामने दे रखा है, कुछ कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एंड वेक्टर बी कुछ इस तरह दे रखा है आपके सामने, x 3 एंड -4। क्लियर है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन x इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इसको इस बार जो है ना, इस दोनों वेक्टर को आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी आपसे वेक्टर दिया जा सकता है, बट आप इसको लिखोगे कैसे, इस बात को समझ लो। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से कैसे लिखोगे। अब ये आपके सामने वेक्टर ए है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए को, है ना, 1x - 2, है ना। तो 1 को आप लिख सकते हैं आई कैप, x को x जे कैप, है ना, एंड -2 तो -2 के कैप। ठीक है, उसी तरह आप वेक्टर बी को कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो x आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप। अब अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बोल सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन बताया था कि नहीं बताया था आप लोग को, थोड़ा देर पहले बताया था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो बोल सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि cos 90 क्या होती है, 0 होती है। तो उस कंडीशन में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए आपके सामने यहाँ पे एक तो वेक्टर ये है, एक तो वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इन दोनों को अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या बताया था कि आई कैप के साथ गुना होगा, यानी a1 b1 x इंटू 1 x प्लस x इंटू 3 3x -2 -4 यानी कि प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, बताइए। बिल्कुल, यानी कि 4x इज इक्वल टू -8, दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू, बताइए, -2। x इज इक्वल टू आपका क्या है, -2, और यही था आपका आंसर। क्लियर है, यही था आपका आंसर। तो देखो जब तक आप कंसेप्ट को ढंग से नहीं समझ के चलोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आपको तकलीफ आ सकता है। तो बेहतर ये है कि पहले जो 6-7 स्लाइड में मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है उस कंसेप्ट को ध्यान से देखो, समझो। एक बार नहीं तो 2 बार में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ इसी तरीके से। इफ यदि a जो है एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, a जो है 2 4 -1 कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, b जो आपके सामने क्या है 4 5 1 एंड c क्या है आपके लिए, एंड c जो है आपके सामने
3 6 -3, ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स सेंट्रोइड इज, क्लियर है। अब आपके सामने देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। पहले हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो क्या पढ़े थे कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, x1 x2 x3/3, यही था ना। तो उस समय जो ट्रायंगल होता था वो प्लेन पे होता था। प्लेन मतलब हवाई जहाज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्लेन XY प्लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय जो ट्रायंगल क्या होता था, XY प्लेन पे होता था, 2D के फॉर्म में होता था। यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल जो है आपके स्पेस में है, तो स्पेस में है तो कोऑर्डिनेट भी 3 होंगे। तो ये जो आपके सामने 2 4 -1 किसको दर्शा रहा है बताओ, 2 4 -1 किसको दर्शा रहा है, तो 2x कोऑर्डिनेट को, 4y कोऑर्डिनेट को, एंड -1 किसको दर्शा रहा है बताओ, तो z कोऑर्डिनेट को। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कैसा वेक्टर है, तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, क्लियर है। तो आप देखो इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन तेज विद्यार्थी क्या होता है, जब जहां आपको जौन सा सही लगे, देखो 12th का मैथ किस पे डिपेंड करता है, तो आपके मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करता है वो। सिंपल सी बात यही समझ लो कि आप कितना तेजी से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रिएक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो वही बात अगर आप सोचो ध्यान से कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता तो इसमें अगर मुझे सेंट्रोइड फाइंड आउट करना होता तो मैं कैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट करता, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग देता, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो 2 + 4 6 + 3 9/3 कितना आएगा 3, 4 + 5 9 6 15/3 कितना आएगा 5, समझ में आ रहा है क्या। -1 + 1 0 और -3/3 यानी कि -1। तो बताइए इसका वेक्टर क्या होगा, तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, ये उसका हुआ पोजीशन वेक्टर सेंट्रोइड का, क्लियर है। ये क्या हुआ आपका पोजीशन वेक्टर हुआ सेंट्रोइड का। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, है ना, कैसे निकालते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है कि यार वेक्टर में सेंट्रोइड आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं घबराना है। आप बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, ध्यान दें। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये आपके सामने ध्यान से देखिए, इफ मॉडा वेक्टर a प्लस मॉडा वेक्टर b इज इक्वल टू, मॉडा वेक्टर a प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू मॉडा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर का साइन है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन, देन द, ठीक है, एंगल बिटवीन, then the angle between vector A and vector B is क्या होगा, ठीक है। अब बताइए, यहां से समझिए सवाल आपके सामने क्या दे रहा है। हर बार कोई जरूरी नहीं है कि आप कंसेप्ट को रटे ही एकदम, थोड़ा सा एक्सप्लेन जो मैंने किया था उसको भी अगर आप समझ चुके होंगे तो ये करना सवाल आसान है ना। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके सामने दे रखा है क्या, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर, यही दे रखा है ना आपके सामने कंडीशन, बोलिए। बिल्कुल, हालांकि आना क्या चाहिए बताओ, अगर इसका फॉर्मूला आपको पता है, चलो इसका नहीं पता, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे और लिखना वही चाहिए था।
हालांकि सही तो ये है लिखना, बोलो प्लस 2ab cos थीटा। बात समझ में आया क्या? लिखना क्या चाहिए था? ये चीज लिखना चाहिए था, लेकिन ये ना लिख के उसने ये दिया आपके लिए। क्या दिया है? ये चीज ना लिखते हुए ये दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो इस चीज को 0 होना चाहिए था, होना चाहिए था। बताइए, ये तो ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, ये तो 0 होंगे नहीं, 2 भी 0 नहीं है। इट मीन्स cos थीटा 0 है कि नहीं 0? cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? π/2 या बोले तो 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं थीटा यहां से कितना आएगा? π/2। क्यों? क्योंकि cos थीटा यहां पे क्या है? 0 है। तो बोलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है? तो बोल सकते हैं π/2 है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स and theta is the angle between them, then modulus of vector A minus vector B is equal to what? ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है कि यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? तो उनका डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपके सामने कितना है? 1 है, एंड वेक्टर बी का भी कितना है? 1 है ना। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? बताइए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट? ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखते हैं अपने पास, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जब यूनिट वेक्टर्स दे रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी भी इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। इसका फार्मूला शायद आप लोगों को पता होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? बताइए। ए का स्क्वायर है ना, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा क्या? बताइए। चलिए ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, रख देते हैं। यानी कि ध्यान से देखिए कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है ना, इज इक्वल टू कितना आएगा? बताइए। 1 + 1 2 माइनस 2 cos थीटा होगा क्या? बताइए। चलिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना आएगा? 1 माइनस cos थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 तो बाहर, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये देखिए स्क्वायर चलता आ रहा है, ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं? बताइए। बोल सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा तो यहाँ 1 2 से 1 2 बाहर आएगा, एंड 2 साइन थीटा अपॉन 2। तो आपके सामने क्या दिखा कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपके सामने? तो 2 साइन थीटा बाई 2, यही आपका क्या निकल के आया? तो आंसर निकल के आया। समझ में आ गया क्या कैसे करना था ऐसे सवाल को?
थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप देख सको, है ना। एक स्लाइड पे आ गया, तो समझ में आ गया ये बात आप लोगों को? कोई दिक्कत हो गई यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 2-3 स्टेप में हो गया अपना। कैसे आपको क्वेश्चन करना है इस बात को आप लोग समझ के चलो, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। A एंड B आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, है ना। दो यूनिट वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल क्या आपके सामने थीटा दे रखा है ना। देन आपसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इन दोनों वेक्टर के मॉडुलस क्या होंगे, डिफरेंस का, है ना। तो हमने फार्मूला लगा दिया और आपके सामने ऑप्शन कुछ इसी प्रकार दे रखा था। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, बट ऑप्शन कुछ इस प्रकार से ही था, है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन ये। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C are mutually perpendicular vectors, mutually perpendicular vectors, each of magnitude A each of magnitude कितना दे रखा है A, then आपसे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोला मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये आपके सामने करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तीन वेक्टर्स आपके सामने हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या, ध्यान से देखिए कि मैग्नीट्यूड सबका कितना दे रखा है, A यूनिट दे रखा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड XYZ कुछ भी हो सकता था, लेकिन सभी का मैग्नीट्यूड कितना है, A है। देन आपसे पूछ रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से। यहाँ पे मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ, है ना, तो क्या आएगा बताइए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 ए भी कॉस थीटा होगा, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 कितना होता है बताइए, बोलिए कितना होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके सामने क्या आएगा, 2AB, ये तो फार्मूला होता है ना, बोलिए AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ से देखिए ये A डॉट B कॉस थीटा है ना, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं ये। तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे कि जब दो वेक्टर आपके सामने I इंटू जे के फॉर्म में आएंगे, है ना, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू तो आपके सामने 0 निकल के आएगी। ए बी कॉस थीटा कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना। तो बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सबकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बचा के आपके सामने तो ये बचा। अब सबकी जगह ए रख दो, है ना, तो बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ये 3a स्क्वायर हो जाएंगे और ये रूट आ जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, √3 इंटू ए, और यही रहा आपका क्या आंसर। √3 इंटू ए क्या है आपके सामने, तो आपका आंसर है। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। √3 इंटू ए आपका क्या निकल के है, तो आंसर निकल के है। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया ये चीज। चलिए जब ये चीज समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, the length of projection of vector of the vector A, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर A दे रखा है on the vector B is equal to 2i cap plus 6j cap plus 3k cap each. समझ में आया क्वेश्चन? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को ऐसा फार्मूला बताया भी था। कह रहा है कि वेक्टर ए का आपको किस पे निकालना है, वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए का आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है किस पे, वेक्टर बी पे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या फार्मूला बताया था, सबसे पहले तो आप ध्यान दो यहाँ पे कि आपको वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी तो करना ही करना है, डॉट प्रोडक्ट किस पे निकालना है, वेक्टर बी पे। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यही बात हुई थी ना अपनी, ठीक है। तो चलिए अपन पहले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 7 गुने 2, आई कैप इंटू आई कैप को गुना करेंगे 14 प्लस 6 कम कितना होगा 6 एंड प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर भी करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में तो 8 बचा, नीचे में 36 और 40 और 9 49, यानी बाहर क्या निकला 7 निकला। तो आपका आंसर कितना आया 8/7। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है एग्जामिनर, है ना। बस इतना वो जानना चाह रहा है आपसे कि क्या आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप सारे रूल्स थ्योरम्स जानते हो या नहीं जानते हो, क्या आप पढ़ के निकले हो, क्या आपने एक बार गो थ्रू हुआ है अपने बुक से, अपने सिलेबस से। ठीक है, ये चीज आप बड़े ही ध्यान से समझ के रखना। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, आपके सामने क्या है आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप, है ना। एक वेक्टर ये है एंड वेक्टर बी आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस आपके सामने क्या है k कैप है। ठीक है, ये दो वेक्टर है एंड वेक्टर सी आपके सामने इस प्रकार से, वेक्टर सी इज इक्वल टू आपके सामने क्या दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b is perpendicular
परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी इज, है ना। देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने कि आपके सामने 3 वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए का वैल्यू आपके सामने दे रखा है क्या? वेक्टर ए क्या है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वेक्टर बी के आपके सामने माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप। एंड वेक्टर सी आपके सामने 3 आई कैप प्लस जे कैप, है ना। देन द वैल्यू ऑफ लेंडा, इस कंडीशन में आपको लेंडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है कि वेक्टर ए प्लस लेंडा वेक्टर बी, ये जो है वो किस पे है? परपेंडिकुलर वेक्टर सी पे है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? समझ में आ गया तो अपन सॉल्यूशन इसको करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। कहने का कंडीशन ये है आपके सामने कि वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। क्लियर है यहां तक? दूसरे कंडीशन में अगर बात करें, जब ये परपेंडिकुलर है तो यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बताइए? डॉट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? पूछिए क्यों 0 होगा? इसलिए 0 होगा क्योंकि इस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर हम इसका वेक्टर, इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा सामने? 0 आएगा अपने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे बताइए? अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेके सामने क्या रखेंगे? 0 के बराबर करेंगे। तो आइए यहां से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। एंड लेंडा से इसमें मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो माइनस लेंडा आई कैप, है ना, प्लस 2 लेंडा जे कैप प्लस लेंडा के कैप, है ना। ये तो ए प्लस लेंडा भी हो गया। एंड वेक्टर सी की बात कर लें तो वेक्टर सी को आप इधर लिख लो, ठीक है। वेक्टर सी कितना हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस जे कैप, है ना, इज इक्वल टू 0। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे तो के कैप की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि अपने को यहाँ पे के कैप है नहीं, सिर्फ आई और जे में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आई कैप की अगर बात करें तो आई कैप कॉमन करेंगे तो 1 माइनस लेंडा आ जाएगा, बाहर आई कैप आ जाएगा। और जे कैप की बात करें तो प्लस 2 प्लस 2 लेंडा इंटू जे कैप, है ना, क्योंकि के कैप तो यहाँ पे है नहीं तो के कैप छोड़ दो आप। 3 आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0। अब आई कैप वाले को एक साथ और जे कैप वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस लेंडा प्लस 2 प्लस 2 लेंडा इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ध्यान से देखिए, माइनस 3 लेंडा प्लस 2 लेंडा, तो माइनस लेंडा यानी कि लेंडा इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, यानी बोल सकते हैं लेंडा की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? 5 आ गई। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना आप यहाँ पे कि फटाफट हमने कर दिया इस चीज को। कैसे? के कैप को यहाँ पे आप ऐसे ही हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो? क्योंकि इधर सामने के कैप नहीं है ना, के कैप नहीं है। तो जब के कैप नहीं है तो के कैप की कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं 0 इंटू के कैप, है ना, और 0 से समथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अपने को के कैप था नहीं, के कैप हटा दिए। आई कैप से मतलब था और जे कैप से, क्यों? क्योंकि वेक्टर सी में आई कैप और जे कैप ही था। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया आप लोग को? और इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए, है ना, इसी डॉट प्रोडक्ट पे एक क्वेश्चन और ले लो आप। क्वेश्चन ये है कि इफ थीटा इज द एंगल
theta is the angle between the vectors A इज इक्वल टू आपके सामने क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू कितना है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना? ठीक है, देन cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? समझना है इस क्वेश्चन को। आपके सामने यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों वेक्टर के बीच का आपसे क्या पूछ रहा है? cos थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? cos थीटा। तो शायद मैंने ये फार्मूला भी आप लोगों को बताया था, फार्मूला आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे अभी आपके सामने cos थीटा पूछ रहा है, तो मैंने cos थीटा का फार्मूला क्या निकाला था बताइए? cos थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन में मोड ऑफ वेक्टर A इंटू मोड ऑफ वेक्टर B, यही फार्मूला था ना। चलिए तो यहां से हम निकालते हैं cos थीटा, आई कैप को आई कैप के साथ तो -3, जे कैप को जे कैप के साथ +4 एंड +3। ठीक है, मॉड ऑफ अगर वेक्टर ए निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड मॉड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड +1 +3 -3 कट गया, ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचा 9 4 13 और 1 14, है ना? क्या बचा 14 बचा। तो 14 इंटू 14 बाहर क्या निकला 14, 2 ऊपर गया, नीचे कितना आया 7। तो बोल सकते हैं आपका आंसर कितना आया 2/7। क्लियर है? तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा आपके लिए? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। ठीक है, या उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पे हमने क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चनों की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या? स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीज है, या तो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट बोलो या क्रॉस प्रोडक्ट बोलो। ठीक है, तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में आपसे।